हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर। और हम बात कर चुके हैं पैलेमनियस स्कॉर्पियन के बारे में। और स्कॉर्पियन के हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी जनरल फीचर, और कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वहाँ पे अपेंडिजेज ऑफ पैलेमनियस। और अपेंडिजेज में हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी 6 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेज में 1 पेयर तो हमारा पेडिपाल्पी, 1 पेयर हमारा चेलिसीरी, और लास्ट के जो 4 पेयर हैं वॉकिंग लेग्स के वो। तो इस तरह से जो 6 पेयर्स हैं पैलेमनियस के वो हमने कल स्टडी किए। और ये जो 6 पेयर्स हैं अपेंडिजेस के पैलेमनियस में, ये पाए जाते हैं प्रोजोमा वाले एरिया पर, जिसे हम सेफेलोथोरैक्स भी कहते हैं। तो सेफेलोथोरैक्स हेड और थोरैक्स का एसोसिएशन है, वहाँ पे ये 6 जोड़े अपेंडिजेस देखने को मिलते हैं। वहाँ हमने बात की थी चेलिसीरी में किसकी, उसके 6 सेगमेंट्स की। उसके बाद हमने बात की थी पेडिपाल्पी में उसके 6 सेगमेंट की, जहाँ कॉक्सा था, ट्रोकेंटर था, फीमर था, पैटेला था, टिबिया था, टार्सस, प्रोटार्सस था और टार्सस था। इस तरह से हमने जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ हमने डिटेल में कल डिस्कस की। उसके बाद हम आगे स्कॉर्पियन में अगला हम इसका फीचर पढ़ेंगे, अगला कैरेक्टर पढ़ेंगे बॉडी वॉल। क्या पढ़ेंगे? बॉडी वॉल, देह भित्ति। जो पैलेमनियस यानी जो स्कॉर्पियन होते हैं उनकी जो बॉडी वॉल होती है उनमें यहाँ बेसिकली 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1 आउटरमोस्ट क्यूटिकल, दूसरी है मिडिल वन हाइपोडर्मिस, और जो थर्ड जो लेयर है उसका नाम है, जो इनरमोस्ट है, इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये तीनों ही आपस में एसोसिएट होके क्या बनाती हैं? बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आर्थ्रोपोड पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ क्यूटिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड के जो मेंबर होते हैं वहाँ क्यूटिकल उनका एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। तो जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्यूटिकल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये जो क्यूटिकल है प्रोटेक्टिव कवरिंग होने के साथ ये अन्य कार्य भी करती है, और जिसका निर्माण 3 लेयर्स के एसोसिएशन से होता है। यानी इसमें 3 लेयर्स यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो लेयर हैं ये बाहर से और भीतर की दिशा में 3 परत के रूप में दिखाई देती हैं, जिसमें से सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसको कहते हैं हम टेटोस्ट्रैकम। जो दूसरी लेयर होती है उसके बाद की उसे कहते हैं हम एपिस्ट्रैकम, एपिस्ट्रैकम। और जो लास्ट की जो लेयर होती है उसे कहते हैं हाइपोस्ट्रैकम। उसे क्या कहते हैं? हाइपोस्ट्रैकम। तो जो क्यूटिकल है वो क्यूटिकल 3 सब लेयर्स में डिवाइडेड रहती है, टेटोस्ट्रैकम, एपिस्ट्रैकम और हाइपोस्ट्रैकम। तो जो क्यूटिकल होती है वहाँ 3 लेयर देखने को मिलती हैं, टेटोस्ट्रैकम सबसे बाहरी, दूसरी है एपिस्ट्रैकम और तीसरी है हाइपोस्ट्रैकम। जो एपिस्ट्रैकम होती है ये काफ़ी हार्ड यानी रिजिड होती है। और कैसी होगी? आउटर मोस्ट, बाहरी, हार्ड होगी, और ये रिजिड होती है यानी कठोर होती है। और ये क्या करती है? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। ये हाइपोस्ट्रैकम की बात कर रहे हैं हम। है ये एपिस्ट्रैकम, ये किसका सीक्रेट करती है? सीक्रेट्स क्यूटिकल।
तो क्यूटिकल इसके ही द्वारा बनता है। लास्ट जो हाइपोस्ट्रेटम है, हाइपोस्ट्रेटम क्या करता है, ये कॉलमनर सेल का बना होता है, कॉलमनर सेल्स जो जिसमें मेलेनोफोर्स होती हैं। क्या होती हैं? मेलेनोफोर्स। और जो ये मेलेनोफोर्स होती हैं ये बॉडी के कलरेशन के लिए भी जिम्मेदार होती हैं, यानी शरीर को क्या कलर प्रदान किया जाए वो निर्धारित करती हैं। तो इस तरह से जो क्यूटिकल है उस क्यूटिकल में 3 लेयर्स यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे टेटोस्ट्रैकम, एपिस्ट्रैकम और हाइपोस्ट्रैकम। अब जो हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होता है, जो इनरमोस्ट लेयर है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन से कुछ प्रवर्ध यानी प्रोसेस डेवलप होते हैं और वही प्रवर्ध अनेक तरह की यहाँ रचनाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनेक तरह की रचनाएं। तो बॉडी वॉल की जो लास्ट जो उसकी वॉल से जुड़ी हुई लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोसेस बनाती, प्रोसेस का निर्माण करती हैं। और ये जो प्रोसेस हैं ये विभिन्न प्रकार के प्रोसेस दिखाई देते हैं। तो बॉडी वॉल में सबसे बाहरी क्यूटिकल, क्यूटिकल से नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस से नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल जो होती है वो निर्जीव परत है जो एक सुरक्षात्मक परत का काम करती है। और ये क्यूटिकल होती है, ये क्यूटिकल 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी जो स्तर होता है टेटोस्ट्रैकम कहलाता है, उसके बीच वाला जो स्तर होता है उसे एपिस्ट्रैकम कहते हैं, और लास्ट जो अंतिम स्तर होता है उसे हाइपोस्ट्रैकम भी कहा जाता है। और जो इनरमोस्ट जो लेयर है वो एक प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस का निर्माण करती हैं। ये प्रोसेस मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये प्रोसेस मिलेंगे आपको जो अपेंडिसेस हैं, वॉकिंग लेग्स, पेडिपाल्पी और चेल्सीरी में, वहाँ ये प्रोसेस हमको दिखाई देते हैं। जैसे ये प्रोसेस बॉडी वॉल पे एक बनाते हैं डर्मेटिडिया, डर्मेटिडिया। दूसरा जो प्रोसेस बनाएंगे सीलोडर्मेटिडिया। दूसरा प्रोसेस क्या बनाएंगे? सीलोडर्मेटिडिया। पहला प्रोसेस है डर्मेटिडिया, दूसरा प्रोसेस है सीलोडर्मेटिडिया। और तीसरा प्रोसेस होता है, ये होती हैं ग्लैंड्स होती हैं। जो ये ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं, एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं। और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डर्मल ग्लैंड्स। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डर्मल ग्लैंड्स। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरह के प्रोसेस का फॉर्मेशन करती हैं। जो डर्मेटिडिया होते हैं ये डर्मेटिडिया छोटे छोटे प्रोजेक्शन के रूप में पाए जाते हैं जो कीला का फॉर्मेशन भी करते हैं, स्मॉल आउटग्रोथ। क्या बनाती हैं? स्मॉल आउटग्रोथ, जो किसका निर्माण करती हैं? कीला का निर्माण भी करती हैं। जो सीलोडर्मेटिडिया होते हैं, सीलो का मतलब होलो, ये खोखले होते हैं, खोखले का मतलब होलो, होलो प्रोसेस होते हैं। और ये प्रोसेस देखने को मिलते हैं स्पाइनी, स्पर में, क्लॉ में, टार्स, प्रोटार्सस में, प्रोटार्सस। इस तरह के जो रीजन थे, कल हमने बात भी की थी, प्रोटार्सस में इस तरह का एक स्पर बनता है। तो ये अंदर से कैसे होते हैं? खोखले होते हैं और हेयरी भी होते हैं। कैसे होते हैं? हेयरी। तो जो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये स्ट्रक्चर कहलाती हैं सीलो का मतलब होलो प्रोसेस, डर्मल प्रोसेस, अतिवृद्धि। तो ये जो अतिवृद्धि, खोखली अतिवृद्धियाँ होती हैं स्पाइनी स्पर के रूप में, क्लॉ के रूप में, प्रोटार्सस के रूप में, जो अतिवृद्धियाँ हेयरी जो आउटग्रोथ हैं जो दिखाई देती हैं वो कहलाती हैं सीलोडर्मेटिडिया। अगला है डर्मल ग्लैंड्स। ये जो डर्मल ग्लैंड्स होती हैं ये पेडिपाल्पी और टेल्सन में पाई जाती हैं। किसमें? पेडिपाल्पी और उसके साथ किसमें पाई जाती हैं? टेल्सन में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से जो बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं
और वहाँ क्या होता है, कुछ आउटग्रोथ, डर्मल आउटग्रोथ देखने को मिलती हैं, जिन्हें प्रोसेस कहते हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, डर्मिटिडिया, सीलोडर्मिटिडिया और एल्वियोलर ग्लैंड, जो डर्मल ग्लैंड्स ही होती हैं। इसके बाद हम आगे यहाँ बात करेंगे इसका एंडोस्केलेटन। किसकी बात करेंगे? एंडोस्केलेटल। तो एंडोस्केलेटल आर्थ्रोपोड का भी महत्वपूर्ण लक्षण है। तो पैलेमनियस भी आर्थ्रोपोड का मेंबर है। तो जो यहाँ एंडोस्केलेटल है, यहाँ स्पेशलाइज्ड होता है और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एंडोस्टर्नाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्टर्नाइट। तो जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, वो एंडोस्केलेटल जो स्कॉर्पियन होते हैं, उन स्कॉर्पियन की जो प्रोजोमा यानी सेफेलोथोरैक्स और मीजोजोमा जो खंड होते हैं, उनके खंड के जॉइंट पर एक एंडोस्केलेटल दिखाई देता है। ये जो एंडोस्केलेटल होता है, ये एंडोस्केलेटल कहलाता है एंडोस्टर्नाइट। क्या कहलाता है? एंडोस्टर्नाइट। और जो ये एंडोस्टर्नाइट है, ये डॉर्सल कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल, डॉर्सल कैनाल की डॉर्सल सरफेस पर और एलिमेंट्री कैनाल की वेंट्रल सरफेस के बिटवीन ये स्थित रहता है। प्रोजोमा और मीजोजोमा खंडों के जॉइंट के मध्य, जिसे क्या कहते हैं? एंडोस्टर्नाइट भी कहते हैं। तो एंडोस्टर्नाइट क्या है? स्कॉर्पियन में मिलने वाला एक एंडोस्केलेटल है जो प्रोजोमा और मीजोजोमा के जॉइंट्स पर पाया जाता है। और इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? डॉर्सल कॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड और जो एलिमेंट्री कैनाल है, उनकी वेंट्रल सरफेस के बिटवीन ये देखने को मिलती है। अब जो एंडोस्टर्नाइट होते हैं, इसके जो लेटरल साइड होती हैं, लेटरल साइड्स, उनमें अनेक आउटग्रोथ होती हैं और वही जो आउटग्रोथ हैं वो प्रवर्ध यानी प्रोसेस बनाती हैं। जो कैसी होती हैं ये प्रोसेस, प्रवर्ध पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड, जो स्पेशल स्ट्रक्चर को जुड़ने के लिए आधार प्रदान करते हैं। तो आधार प्रदान करने का काम किसका होता है? स्केलेटल का, लेकिन ये अंदर पाया जा रहा है तो नाम होगा इसका एंडोस्केलेटन। और इसमें जो अन्य जो प्रोसेस होते हैं, अन्य प्रवर्ध होते हैं, वो अग्रपश्च और हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित रहते हैं। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं एंडोस्टर्नाइट का, तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जो एंडोस्टर्नाइट है, ये ऑलमोस्ट लगभग कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है और इसके लेटरल साइड में एक वेल डेवलप्ड 2 प्रोसेस होते हैं। वहाँ कई सारे जो पेयर्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं आके वहाँ जुड़ती हैं। इसके साथ यहाँ पे जो अग्रभाग में और पश्च भाग में और हॉरिजॉन्टल भाग में यहाँ पे विशेष प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो ये इस तरह का एक प्रोसेस होता है। और इसके लेटरल साइड से इस तरह की स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है। इस तरह की एक लेटरल साइड में एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी और दूसरी लेटरल साइड में दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होती है। जैसे ये इसकी लेटरल साइड है, ये स्ट्रक्चर डेवलप हुई और दूसरी लेटरल साइड में ये स्ट्रक्चर डेवलप हुई। ये क्या है? एंडोस्टर्नाइट है। ये इसकी लेटरल प्रोसेस है। लेटरल प्रोसेस, प्रवर्ध दोनों ही हैं लेटरल साइड में। और ये यहाँ जो ये क्या हैं? पेयर्ड साइड्स हैं जॉइंट के लिए, जो क्या करती है? कोई स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए पेयर में है। एक ये है, एक ये है, इसके साथ एक ये है, इसके साथ ये है, जो अन्य स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। तथा इसमें क्या होता है? जो
एंडोस्टर्नाइट है वो क्या करता है, नर्व कॉर्ड, एलिमेंट्री कैनाल और डॉर्सल एर्टा के लिए छिद्र भी प्रदान करता है। नर्व कॉर्ड, डॉर्सल एओर्टा पश्चिम महाधमनी, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल एओर्टा, और जो एलिमेंट्री कैनाल है, कौन, एलिमेंट्री कैनाल यानी एसी, उनके लिए क्या तैयार करता है, ये एपर्चर तैयार करता है, छिद्र। तो ये जो एपर्चर है ये इंटेस्टाइनल एपर्चर है, आंतरीय छिद्र, इंटेस्टाइनल एपर्चर क्या है, इंटेस्टाइनल एपर्चर है। अब जो ये एंडोस्टर्नाइट है, इसका नाम है एंडोस्टर्नाइट। ये जो एंडोस्टर्नाइट है ये किससे जुड़ा होता है, डायफ्राम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, डायफ्राम से। और डायफ्राम से ही ये जो पेशियां हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल एओर्टा, मसल, एसी, ये कनेक्टेड रहती हैं। और इस तरह एंडोस्टर्नाइट एक अंतःकंकाल के रूप में क्या, जो पैलेमनियस है उसको आधार प्रदान करता है। तो एंडोस्टर्नाइट क्या हुआ, प्रोजोमा और मीजोजोमा के जॉइंट्स पे मिलने वाला एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हुई जो कि एंडोस्केलेटल का फॉर्मेशन करती है। तो बॉडी वॉल के साथ हमने यहाँ इसका एंडोस्केलेटल देखा। अब हम बात करेंगे इसके आगे इसके ऑर्गन सिस्टम्स की। किसकी बात करेंगे, इसके ऑर्गन सिस्टम्स की। तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे जो आर्थ्रोपोड हैं उनमें डेवलप टाइप का होता है, यानी कि डिफरेंट जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ नर्वस सिस्टम भी होगा, सेंसरी ऑर्गन्स भी होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, ये सारे सिस्टम यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है स्कॉर्पियन का, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो पाचन तंत्र में जो आर्थ्रोपोड के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। किससे बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से, यानी आहार नाल होगी और साथ में पाचक ग्रंथियां होंगी। उन दोनों का एसोसिएशन ही किसका निर्माण करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी, जैसे माउथ, कैविटी, कैविटी के बाद जैसे यहाँ पे हो जाएगा फेरिंग्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में यहाँ पे इंटेस्टाइन, हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीके के बाद मेलपीगियन, टिब्यूल्स, मेलपीगियन टिब्यूल्स के बाद में यहाँ पे जो हाइंडगट का जो पोर्शन होगा वहाँ पे एनस और टेल्सन। इस तरह की जो स्ट्रक्चर हैं एलिमेंट्री कैनाल में वो हमें देखने को मिलेगी। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेके कहाँ तक देखने को मिलती है, हमें एनस तक देखने को मिलती है। और एनस के अंत में लास्ट खंड कैसा होता है, टेल्सन होता है, जहाँ स्टिंग यानी स्टिंग ग्लैंड्स और स्टिंग पाई जाते हैं जो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। तो इस तरह से जो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूबुलर शेप में यहाँ वेल ऑर्गेनाइज देखने को मिलती है। साथ में क्या होता है, यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्यतया बक्कल कैविटी के में ही उसके नीचे सैलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें स्टोमक ग्लैंड्स भी कहा जाता है, इसमें स्टोमक ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। उसके साथ में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हेपेटोपैंक्रियाज, हेपेटोपैंक्रियाज। तो जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सैलाइवरी ग्लैंड्स और हेपेटोपैंक्रियाज आपस में किसका काम करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, जो
डाइजेस्टिव जूस हैं, एंजाइम्स हैं और अन्य पदार्थ हैं, उनके सीक्रेशन में मदद करती हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स एक वन पेयर में होती हैं, ग्लोबुलर शेप होती हैं। और जो हेपेटोपेंक्रियाज है वो लिवर की तरह बिहेव करता है। और जो हेपेटोपेंक्रियाज है वो क्या करता, वो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके दोनों साइड फैला रहता है, जिससे अपनी अपनी दिशा में एलिमेंट्री कैनाल से डक्ट, हेपेटिक डक्ट जुड़ी रहती हैं, जो क्या करती हैं, इससे स्रावित होने वाले जो जूसेस हैं उनको एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करती हैं और भोजन जो फूड है उसका डाइजेशन यहाँ होने लगता है। तो इस तरह से जो एलिमेंट्री जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है। पहला एलिमेंट्री कैनाल जिसे एसी लिखा है और दूसरा है यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की और उसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो यहाँ हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम में हम एलिमेंट्री कैनाल की फोरगट, मिडगट और हाइंडगट और उसके साथ में कौन कौन से पोर्शन यहाँ सम्मिलित किए गए हैं उनका अरेंजमेंट भी यहाँ देखेंगे। तो जो स्कॉर्पियन है उस स्कॉर्पियन में बेसिकली दो रीजन होते हैं, एक होता है प्रोजोमा और दूसरा होता है ओपिस्थोजोमा। प्रोजोमा सेफेलोथोरैक्स का भाग है और ओपिस्थोजोमा एब्डोमेन वाला पोर्शन है, जहां प्री एब्डोमेन मीजोजोमा, पोस्ट एब्डोमेन मेटाजोमा जैसे खंड देखने को मिलते हैं। तो वो एंटायर जो स्कॉर्पियन है उसकी लेंथ में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो उसका हमें यहाँ पे एक छोटा डायग्राम बनाएंगे और वही डायग्राम हमें इंडिकेट करेगा कि किस तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ व्यवस्थित होती है। तो जो टॉप वाला पोर्शन है वो टॉप वाला पोर्शन होता है हेड रीजन का और उसके साथ फ्यूज होते हैं कौन, थोरैक्स वाला पार्ट, तो वही कहलाता है सेफेलोथोरैक्स। और ये जो थोरैक्स वाला पार्ट है, ये थोरैक्स वाला पार्ट आगे एब्डोमेन एरिया में जाके दो भाग में विभेदित हो जाता है, जिसे कहते हैं हम मीजोजोमा और मेटाजोमा। तो यहाँ से ये 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ ये खंड देखने को मिलते हैं और यहाँ से ये वाला पोर्शन थोड़ा नैरो हो जाता है। और ये पोर्शन नैरो होके क्या बनाता है, आगे जाके ये इस तरह अंतिम खंड टेल्सन होता है जो इस तरह से कर्व्ड स्ट्रक्चर का होता है। और यहाँ हम जानते हैं ये चैलिसीरी वाला पार्ट है जो आगे जाके मॉडिफाइड हो जाता है, जो आगे जाके क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। इस तरह से मॉडिफाइड हो गया। यहाँ पैडी पाल्पी लगे रहते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले ही बना चुके हैं। और यहाँ इस तरह से ये आउटग्रोथ जो क्यूटिकल है वो यहाँ दिखाई देती है। तो ये एक आउटर एक स्ट्रक्चर हुई किसकी, पैलिमॉन की, जहाँ हमने सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन वाला जो रीजन है वो यहाँ हमने शो किया है। अब यहाँ हमको बनाना है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से, ये जो माउथ ओपनिंग है यहाँ से ये ट्यूबुलर शेप में आ जाती है और थोड़ी ब्रॉड होके पाउच बना के इस तरह की स्ट्रक्चर ये बनाती है। और ये जो एरिया है ये एरिया थोड़ा यहाँ नैरो हो जाता है और नैरो होके ये थ्रो आउट जो नेक्स्ट जो एरिया है नीचे वाला वहाँ ये ट्यूबुलर फॉर्म में दिखाई देता है। और यहाँ से यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे अपने लेटरल साइड्स में क्या निकलती हैं, हेपेटिक डक्ट्स यहाँ निकलती हैं पेयर्स में, 1 2 3 1 2
3, 4 और ये लास्ट में 5th। और ये इनकी फर्दर ब्रांचिंग होती हैं, यहाँ पे ये ब्रांचिंग होंगी, इस तरह से ये ब्रांच यहाँ डेवलप होने लगती हैं और इन्हीं ब्रांचिंग से हेपेटोपैंक्रियास ग्लैंड कनेक्टेड रहती है जो इसके दोनों ओर प्रेजेंट। यहाँ इस तरह से एक ग्लैंड डेवलप होगी और ये ग्लैंड इस तरह से यहाँ हमको दिखाई देगी, इस तरह से। इस तरह से इस तरह से। और जो ये वाला जो एरिया है, जो हेड और थोरैक्स वाला जो जॉइंट है, उस जॉइंट पे क्या होती हैं, यहाँ पे एक जोड़ी इस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है और वही ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी स्टोमक ग्लैंड्स यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। और इस तरह से ये सलाइवरी ग्लैंड्स और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ इस एरिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जो एलिमेंट्री कैनाल की। अब जैसे ही ये लास्ट जो मेटाथर्मल जो सेगमेंट है ये स्टार्ट होता है तो यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी ब्रॉड होके यहाँ इस तरह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है और यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं हेपेटिक सीका। और ये पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन है जो जाती है अंतिम खंड एनस तक और ये जो अंतिम खंड एनस इससे जुड़ा होता है कौन, टेल्सन। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये पैलेमनियस में दिखाई देती है। तो ये हुआ प्री ऑरल कैविटी, ये हुआ फेरिंग्स, ये है ईसोफेगस, ये हैं वन पेयर सैलाइवरी ग्लैंड्स जिन्हें स्टोमक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये दोनों ओर एलिमेंट्री कैनाल के दोनों ओर हैं, ये भी वन पेयर किसकी, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, हेपेटोपैंक्रियास, पैंक्रियास। ये जो डक्ट हैं ये लेटरल जो दोनों साइड में जा रही हैं इनका नाम है हेपेटिक डक्ट। ये जो ट्यूब है ये प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। ये जो है ये है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है साइड में निकल रही हैं हेपेटिक सीका। ये है पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, ये है लास्ट में एनस और ये है आपका टेल्सन। तो इस तरह से जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जहाँ ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट कहलाता है फोरगट, ये वाला पार्ट कहलाता है मिडगट और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये कहलाता है हाइंड गट। तो जो फोरगट वाला एरिया है उसमें प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। ये प्रीओरल कैविटी है, ये इसके नीचे फेरिंग्स है, ये नीचे इसके ईसोफेगस है जो ट्यूबुलर शेप में यहाँ पे आके कन्वर्ट हो गई है। ये एब्डोमेन से पहले का एरिया है जो इंटेस्टाइन का है। इससे सराउंड अपनी लेटरल साइड में कौन निकल रही है, हेपेटिक डक्ट्स जो किसको जा रही हैं, हेपेटोपैंक्रियास को जा रही हैं। और इनके टॉप पर हेपेटोपैंक्रियास ग्लैंड के टॉप पर कौन है, वन पेयर सैलाइवरी ग्लैंड्स
जिन्हें क्या कहा गया है, स्टोमक ग्लैंड्स भी कहा गया है। अब ये जो मेटलसोमल सेगमेंट चालू होगा मीजोमा सेगमेंट के बाद, क्या होगा, यहाँ पे एब्डोमिनल वाला जो एरिया है वहाँ हेपेटिक सी के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही हैं ये डेवलप होंगी, और ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें कहेंगे मेलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। और लास्ट में जो सेगमेंट है ये कहलाएगा पोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट या पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, जो एनस को रखेगा, जिसमें हाइंड गट में हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से फोरगट, मिडगट और हाइंड गट में जो हमारा जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है वो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ देखने को मिलता है। तो आज हमने डिस्कस किया था बॉडी वॉल, इसका एंडोस्केलेटन जिसे एंडोस्टेनाइड भी कहा था, और हमने पोजीशन और डिफरेंट पार्ट्स देखे किसके, एलिमेंट्री कैनाल और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के। तो ये हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो ट्यूबुलर पार्ट है माउथ से एनस तक। तो आगे हम स्टडी करेंगे इसके डाइजेशन की और उसके डाइजेशन के मैकेनिज्म की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।